अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं नुमान वहाब। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन तनाज़े के बारे में कि आखिरकार ये तनाज़ा है क्या। इसमें नेटो का क्या स्टेक है, इसमें यूएसए का क्या स्टेक है, इसमें क्या मामला है कि रशिया के लिए ये इतना बड़ा मामला बन गया है और यूक्रेन जो एक छोटा सा मुल्क है जो कि फ़ौजी और मुआशी लिहाज से रशिया का किसी भी सूरत में मुकाबला नहीं कर सकता, क्या बात है कि वो रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। लेकिन जी बात शुरू करने से पहले आप ये मैप देखिए। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ है रशिया, उसके साथ है यूक्रेन, यूक्रेन के साथ बेलारूस, बेलारूस के साथ आगे पोलैंड, पोलैंड के साथ इधर पीछे क्रीमिया का रीजन आ जाता है, क्रीमिया के साथ दुम्बास रीजन आ जाता है जो कि रेबली सपोर्टेड एरिया है। वहाँ पर रेबल्स की मूवमेंट जारी रहती है और वहाँ पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट्स भी हैं। बहरहाल उनको कोई दुनिया की ताकत तस्लीम नहीं कर सकती, लेकिन वो एक बफर जोन का किरदार अदा करती हैं बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो हम बात कर रहे थे इस तनाज़े के बारे में। तो ये मामला आज का नहीं है, ये बात शुरू होती है 1990 में, जब यूक्रेन रशिया से अलहदा होता है, सोवियत यूनियन टूटता है, रशिया अलहदा हो जाते हैं, यूक्रेन अलहदा हो जाता है। और उस वक्त जो सोवियत यूनियन था उसके जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सनल था, जिसको हम एटॉमिक वेपन्स कहते हैं, एटमी हथियार जो थे वो यूक्रेन के अंदर थे। बहरहाल 1990 में रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक एग्रीमेंट तय पाता है जिसके तहत यूक्रेन जो है अपने सारे एटमी हथियार जो हैं वो रशिया को दे देता है। उसके बदले में कुछ शर्तें रखी जाती हैं। एक शर्त ये थी कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा, और रशिया की तरफ से ये शर्त रखी जाती थी कि यूक्रेन कभी भी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और उसके बाद मामला चलते रहे, तकरीबन मामला स्टेबलाइज थे, दोनों मुल्क अपने मामला को अपने हिसाब से चला रहे थे। लेकिन 2008 में यूक्रेन ने कुछ इशारे ये देने शुरू किए कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। जब यूक्रेन ने ये कहा कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है, कुछ इशारे देने शुरू किए, सिग्नल्स देने शुरू किए, तो रशिया ने इस मामले को काउंटर करने का सोचा और उन्होंने क्रीमिया के अंदर एक हाइब्रिड वारफेयर का सिस्टम लॉन्च किया। उसके बाद जो दुम्बास रीजन है वहाँ पर जो रेबल मूवमेंट्स चल रही थी वो नहीफ थी, कमज़ोर थी, लेकिन रशिया ने उनको सपोर्ट करना शुरू किया और उनको ताकतवर बना दिया, और इस तरह उन्होंने यूक्रेन को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। अब क्रीमिया के अंदर जो हाइब्रिड वारफेयर सिस्टम था जो चलाया गया, उसको उसके बारे में कहा जाता है कि दैट्स एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड वारफेयर सिस्टम, कि उसको एक शानदार निज़ाम था जिसके तहत क्रीमिया के अंदर लोगों का माइंड सेट चेंज किया गया, उनकी इकॉनमी को इन्फ्लुएंस किया गया और आहिस्ता आहिस्ता उनके ब्रेन को इस तरह ब्रेन वाश किया गया कि 2014 में क्रीमिया में रेफरेंडम होता है और वो अपने आप को रशिया के साथ अनेक्स कर लेते हैं। इसके साथ दुम्बास रीजन में रशिया जो था वो अपनी सारी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था रेबल ग्रुप्स को, और यूक्रेन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश कर रहा था। जब क्रीमिया को इनेक्स कर लिया यूएसए ने, रशिया ने, तो उसके बाद 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट होता है। मिन्स्क एक यूरोप में मुकाम है जहाँ पर फ्रांस, जर्मनी, रशिया और यूक्रेन बैठते हैं और एक एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट तकरीबन वही था जो 1990 में हुआ कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक नहीं करेगा और यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है जी 2018। 2018 में यूक्रेन के अंदर गवर्नमेंट बदलती है। एक ज़ेलेंस्की जो हैं, जो आज भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट बनते हैं। ज़ेलेंस्की के बारे में कहा जाता है और कहा जाता है कि ये प्रो यूएसए हैं और वो वही करते हैं जो कि यूएसए करता है। जिस तरह हामिद करज़ई अफ़गानिस्तान में यूएसए के लिए काम करते थे, इसी तरह ज़ेलेंस्की यूक्रेन के अंदर यूएसए के लिए काम करते हैं। ज़ेलेंस्की साहब ने ओपनली ये कहना शुरू कर दिया कि अब यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा और हम अब यूक्रेन की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अभी एक बात हम थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन कर दें कि रशिया को नेटो के साथ मसला क्या है और नेटो का रशिया के साथ क्या इशू है। नेटो जो कि बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड और मोस्टली रन बाय द यूएसए। नेटो को बनाया ही इसलिए गया था कि टू स्टैंड अगेंस्ट द रशियन एक्सपेंशन, और जो रशिया है वो कहता है कि हम नेटो को अपने बॉर्डर्स के साथ नहीं आने देना चाहते, क्योंकि वो सारी की सारी आगे पीछे की रियासतें जो हैं तकरीबन नेटो का हिस्सा हैं और वो चीज़ों को सप्रेस कर सकते हैं, रशिया के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और नेटो ये चाहता है कि यूक्रेन को अपना हिस्सा, नेटो क्या चाहता है बल्कि यूएसए ये चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने,
ताकि वो रशिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस कर सकें, और रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने ताकि वो इस नेटो के इन्फ्लुएंस को रोक सके। तो 2018 में ज़ेलेंस्की ने कहना शुरू कर दिया है कि वो ओपनली कहना शुरू कर दिया कि वो नेटो का हिस्सा बनने जा रहा है। अब जब एक बात को देखने की ज़रूरत है कि जब सुपर पावर्स और बड़ी ताकतें आप इस तरह मूव करती हैं, चीज़ों को देख रही होती हैं, तो वो बहुत माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं, और उन चीज़ों को उसी अंदाज में, उसी पैराए में देखना चाहिए कि जब ये सारी बातें हो रही थी, ये सारी मूवमेंट्स चल रही थी, तो उस दौरान जो यूरोप था, यूरोप के जो बड़े मुल्क हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, उनकी तरफ से ये आवाज़ आना शुरू हो गई थी कि दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द नेटो एनी मोर। वो आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई अपना एक इत्तेहाद बनाना चाहते थे या बनाना चाहेंगे। वो नेटो का हिस्सा मज़ीद नहीं रहना चाहते, उसके कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते थे। उसके बाद नेटो की कुछ नेटो का जो एग्रीमेंट होता है उसके तहत ये ज़रूरी रहता है कि जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो अपना इकनॉमिकली और फ़ौजी लिहाज से अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके ऊपर तामन करें। तो बहरहाल उन ममालिक की तरफ से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि वो नेटो का हिस्सा मज़ीद नहीं रहना चाहते। वो क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि बेसिकली वो यूएसए के इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते थे। ये सारी की सारी रियासतें, जो सारे के सारे ममालिक हैं, आज तक भी यूएसए के किसी न किसी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं, और उनकी ख्वाहिश थी कि वो यूएसए के डिपेंडेंट ना रहें। और इस सारे सिनारियों में रशिया की ये ख्वाहिश थी कि वो यूरोप के अंदर अपना एक इन्फ्लुएंस कायम करे, और ताकि कल कलां को अगर कोई मसला पड़ता है तो यूरोप उसके साथ स्टैंड हो। इस सिलसिले में एक नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 भी एक पहले था, उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, जिसके तहत रशिया ने जर्मनी को गैस की सप्लाई करनी थी। हम ये भी बताते चलें कि जो नेचुरल गैस के रिजर्वायर्स हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पर रशिया में हैं, और रशिया ये चाहता था कि इस तरीके से वो यूरोप को गैस सप्लाई करे ताकि यूरोप की कुछ डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर बन जाए, क्योंकि अगर यूरोप के अंदर गैस की शॉर्टेज हो जाए तो पूरा यूरोप में काम ठप हो जाता है, इकोनॉमिकली वो सर्वाइव नहीं कर सकते। मीनवाइल एक और बड़ा एपिसोड हो जाता है कि फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट करने की पोजीशन में आता है कि फ्रांस ने 8 एटमी आबदोज़ें रशिया को ऑस्ट्रेलिया को बना कर देनी थी, जिसकी मालियत तकरीबन 12 अरब डॉलर थी। बहरहाल जब इस मामले की भनक पड़ती है यूएसए को और यूके को, तो वो इंटरवीन करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि हम एटॉमिक आबदोज़ को बनाने का जो प्लांट है उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही लगाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को एटमी आबदोज़ें बना कर देंगे। और इस सारे प्लान से और इस सारे प्लान से और इस सारे एग्रीमेंट से फ्रांस को आउट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रांस का भी ये कहना था कि वो मज़ीद नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहता और वो यूएसए के इन्फ्लुएंस से बाहर आना चाहता है। अब ये सारा सनारियो डेवलप हो गया। इसमें यूएसए यूक्रेन को इन्फ्लुएंस करता है कि वो एक आवाज़ लगाए कि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द नेटो। यूएसए का इसमें क्या स्टेक था? यूएसए का स्टेक ये था कि यूरोप जो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा था उसको वापस अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आए। वो आवाज़ें रोका जाए, और जो आज हालात हम देख रहे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि यूएसए इसमें काफ़ी हद तक कामयाब है। अगर हम देखें जाए कि इस सारे मामले में बेनिफिशरी कौन है, तो इसमें किसी हद तक बेनिफिट मिलेगा रशिया को कि यूक्रेन जो कि नेटो का हिस्सा बनना जा रहा था, उसके बाद सारे सूरत हाल के बाद शायद ना बने, और यूएसए का जो इन्फ्लुएंस आउट हो रहा था यूरोपीय रियासतों की तरफ से वो दोबारा बहाल होने जा रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जैसे ये सारा मामला हुआ है तो 2-3 मुल्कों की तरफ से, यूरोप की तरफ से वर्बली नॉन वर्बली पाबंदियों का ऐलान आना शुरू हो गया है। यूरोप को एक बाकायदा तौर पर थ्रेट का एहसास दिलाया जा रहा है कि ये रशियन एक्सपेंशन है वो यूक्रेन से होता हुआ यूरोप के ममालिक था वो दोबारा यूएसए के इन्फ्लुएंस में वापस चला गया है। वो ममालिक जो नेटो से बाहर जाना चाह रहे थे उनकी आवाज़ बंद हो गई है, और इस तरह के दो जो बेनिफिशरी हैं इस सारे मामले के वो हैं यूएसए और रशिया। और हुआ क्या कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, उन्होंने एक दुनिया के छोटे मुल्क को बैटल ग्राउंड बना दिया है अपने मफादात के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए।
इससे अगले व्लॉग में हम बात करेंगे कि सदर प्यूटन ने अपनी तकरीर में इस सारे मामले को किस हिसाब से बयान किया है और किस मामले से देखा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सलामती, दुआएं, अल्लाह हाफिज़।